शांति निवास में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। आखिर होता भी क्यों नहीं। आखिर शांति के छोटे बेटे की शादी जो थी। शांति दरवाजे पर नजर गड़ाए बैठी होती है और मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। उसे देख शांति की बड़ी बहू शीला अपनी सास शांति से कहती है, माँ जी, अभी आपकी छोटी बहू को आने में समय है, इसीलिए कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। जब से देख रही हूँ मैं, आप दरवाजे की तरफ अपनी नजर गड़ाए बैठी हैं और सिर्फ अपने बहू बेटों का इंतजार कर रही हैं। अरे वो इसी घर में आएंगे। अरे बहू, तुझे नहीं पता, जब तू आई थी ना तो इतनी ही खुश मैं पहले भी थी, क्योंकि तू मेरे बड़े बेटे की पत्नी जो थी और इस घर की पहली बहू। अब आखिर में मेरी छोटी बहू आ रही है तो इसमें भी मैं उतनी ही खुश होंगी ना। आखिर मैं अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ। ये तो कहने की बात है माँ जी, आप कितनी खुश थी और कितनी नहीं, ये तो मुझे अच्छे से पता है। खैर, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप मुझसे झगड़ा ही करती रहती हैं, लेकिन क्या कर सकते, जो किस्मत में होगा वही तो मिलेगा ना। क्या बात है शीला, मैं देख रही हूँ मेरी बात सुनकर तो चुप हो गई। तेरे मन में क्या चल रहा है अब? नहीं माँ जी, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आप अपनी छोटी बहू के लिए कितनी एक्साइटेड हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितनी एक्साइटेड आप हैं उससे मिलने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड छोटी भी हो आपसे मिलने के लिए, क्योंकि नाम भले ही आपका शांति है पर आप में शांति जरा भी नहीं। क्या कहा तूने? इस तरह दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहां शीला की ननद काजल आती है और उन दोनों को इस तरह बातें करता देख वो बीच में बोल पड़ती है, क्या बात है भाभी, आप माँ की टांग क्यों खींच रही हैं? आपको और मुझे, यहाँ तक कि घर में सभी को पता है कि माँ का नाम भले ही शांति है लेकिन उनके अंदर जरा भी शांति नहीं, फिर क्यों आप ऐसे कर रही हैं? लो कर लो बात, आपकी बेटी ने अभी ये कह दिया कि आपके अंदर जरा भी शांति नहीं है, तो मम्मी जी आप अपने अंदर की शांति को बरकरार रखना ताकि आपकी छोटी बहू आते ही आपके ऊपर भड़के ना। वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। लो माँ जी, आपकी छोटी बहू आ गई है, जाइए और अब उसका गृह प्रवेश करवाइए। हम लोग भी पीछे खड़े हैं, क्यों काजल? हाँ भाभी बिल्कुल। इस तरह शांति अब दरवाजे पर जाती है और अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करवा कर उसे अंदर ले आती है। कुछ देर बाद सभी रस्म खत्म होने के बाद रीमा अपने कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब रीमा किचन में जाती है तो शीला अपनी सास शांति से कहती है, मम्मी जी छोटी बहू आ गई है, अब आप उसे रसोई की जिम्मेदारी समझा दीजिए। आखिर मुझे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। रीमा बहू इधर आ, देख इस घर में सुबह की चाय और नाश्ता समय पर बन जाना चाहिए, और देख शीला की तरह जुबान मत लड़ाना, जो मैं कहूँ वही करना। जी मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी, काजल दीदी ने भी बताया था कि आप बहुत सीधी हैं। शीला को ये देखकर बड़ा झटका लगता है कि जो ननद कल तक उसे परेशान करती थी वो अब छोटी बहू की तारीफों के पुल बांध रही है। थोड़ी देर बाद काजल अपनी भाभी के कमरे में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी भाभी उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नेकलेस लेकर आई है, जिसे देखकर काजल कहती है, भाभी आप सच में बहुत अच्छी हैं, आप मेरे लिए ये नया वाला नेकलेस लाई, मुझे बहुत पसंद आया, पर माँ को पता चलेगा तो वो बड़ी भाभी को भी ऐसा ही दिलाने की जिद करेंगी। अरे काजल, माँ जी को पता ही क्यों चलने देना, और वैसे भी शीला दीदी को सजना संवरना कहाँ आता है, वो तो बस रसोई में ही अच्छी लगती हैं, ये सब चीजें तो तुम पर ही जचती हैं। आप सही कह रही हैं भाभी, शीला भाभी तो बस सारा दिन माँ के कान भरती रहती हैं, अब आप आ गई हैं तो मुझे बड़ा सहारा मिल गया है। समय गुजरता है और इस तरह काजल और रीमा की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। रीमा जानबूझकर काजल को अपनी तरफ कर लेती है ताकि घर में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। वो काजल को महंगे तोहफे देती है और उसकी खूब तारीफ करती है। ऐसे ही एक शाम, अरे शीला ये क्या, सब्जी में इतना नमक तेज क्यों है, तेरा ध्यान कहीं और था क्या? मम्मी जी नमक तो मैंने ठीक ही डाला था, शायद गलती से ज्यादा पड़ गया होगा। माँ जी मैं सच कहूँ तो मैंने देखा था, दीदी को वो फोन पर बात कर रही थी और शायद उसी चक्कर में नमक 2 बार डाल दिया। काजल दीदी आपने भी देखा था ना? हाँ माँ, भाभी सही कह रही हैं, शीला भाभी का ध्यान आजकल घर के कामों में कम और फोन पर ज्यादा रहता है, बेचारी रीमा भाभी को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। काजल तू ये क्या कह रही है, रीमा तो अभी कमरे में सो रही थी, सारा खाना मैंने बनाया है। चुप कर शीला, काजल झूठ थोड़े ही बोलेगी, तू छोटी बहू से जलना बंद कर, रीमा कितनी सीधी है और तू है कि उस पर इल्जाम लगा रही है। शांति की बात सुनकर शीला कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है, क्योंकि अब शीला को समझ आ जाता है कि उसकी देवरानी यानी रीमा तो ननद काजल की चमची बन गई है। दोनों मिलकर अब शीला को घर में नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन शीला अपने कमरे में बैठी हुई सोचती है
कि रीमा तो बड़ी शातिर निकली, काजल को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो भी उसकी चमची बनकर। पहले उसने काजल को अपनी तरफ किया, अब उसकी चापलूसी करके उसे महंगे महंगे तोहफे देकर, और अब माँ जी के सामने मेरी इमेज बिगाड़ रही है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। इतना बोलकर शीला जैसे ही बाहर हॉल में जाती है तो वो देखती है कि रीमा काजल के कान भर रही है ताकि काजल अपनी माँ यानी शांति देवी से अलमारी की चाबियां मांगे। काजल, तुम इस घर की बेटी हो, अलमारी की चाबियां तो तुम्हारे पास ही होनी चाहिए ना। आखिर शीला दीदी पर माँ जी इतना भरोसा क्यों करती है? भाभी, आप ठीक कह रही हैं, मैं अभी जाकर माँ से बात करती हूँ। माँ, मुझे अलमारी की चाबियां चाहिए। आखिर मैं कब तक छोटी छोटी चीजों के लिए शीला भाभी के आगे हाथ फैलाऊंगी? पर बेटा, चाबियां तो हमेशा बड़ी बहू के पास ही रहती हैं, ये तो घर का नियम है। लेकिन माँ जी, नियम तो बदलते रहते हैं, और काजल कितनी समझदार है, वो सब अच्छे से संभाल लेंगी। शीला दीदी तो वैसे भी चाबियों को लेकर इतना रोब झाड़ती हैं। रीमा की बात सुनकर शांति थोड़ी देर सोचने लगती है और अचानक ही वो कहती है, तू सही कह रही है रीमा। शीला, इधर आ और चाबियां काजल को दे दे। पर मम्मी जी, कोई परवर नहीं, जो मैंने कहा वो कर। इस तरफ शीला दुखी मन से चाबियां काजल को दे देती है। शीला को अब पक्का यकीन हो जाता है कि रीमा ने काजल को मोहरा बना लिया है, पर वो उस समय कुछ कहती नहीं। अगली सुबह शीला काजल के पास जाती है और कहती है, काजल, अलमारी से मुझे शगुन के पैसे निकालने, जरा चाबियां देना। भाभी, चाबियां तो भी रीमा भाभी के पास है, वो कुछ देख रही थी। रीमा के पास क्यों? चाबियां तो माँ जी ने तुझे दी थी ना। दीदी, काजल ने ही मुझे दी है, आखिर हम दोनों में इतना भरोसा है तो आपको क्या तकलीफ है? रीमा की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। समय गुजरता है। इस तरह घर में धीरे धीरे रीमा का राज चलने लगता है। वो काजल की आड़ में अपनी हर बात मनवाती। शांति देवी को भी लगता है कि छोटी बहू और बेटी में कितना प्यार है, जबकि हकीकत में रीमा काजल का इस्तेमाल कर रही होती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन शांति देवी के पुराने गहने गायब हो जाते हैं और हाय राम, मेरा पुश्तैनी हार कहाँ गया? अलमारी में तो रखा था। माँ, मुझे नहीं पता, चाबियां तो मेरे पास ही थी, बस कुछ देर के लिए मैंने रीमा भाभी को दी थी। माँ जी, मैंने तो हार देखा भी नहीं, लेकिन मैंने शीला दीदी को अलमारी के पास देखा था जब काजल कमरे में नहीं थी। झूठ बोल रही है ये माँ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये रीमा ही है जिसने काजल को पट्टी पढ़ाई है। भाभी, अपनी गलती दूसरों पर मत डालिए। रीमा भाभी तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। शीला, अगर हार नहीं मिला तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर शीला बहुत दुखी हो जाती है। उसे पता था कि हार रीमा ने कहीं छुपाया है, लेकिन काजल उसकी गवाही देने को तैयार नहीं है। अब बहुत हुआ, अब मुझे इन दोनों की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। शांति निवास में अब चारों तरफ शांति थी, क्योंकि ये शांति किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो अब आप घर की तलाशी लो। शीला की बात सुनकर रीमा घबरा जाती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद शांति अब पूरे घर की तलाशी लेती है और हार उसे रीमा के कमरे में मिलता है। ये देख काजल और शांति का भरोसा रीमा से उठ जाता है। तब रीमा गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर शीला दीदी को सबकी नजरों में विलन बनाया, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने देखा था कि किस तरह शीला दीदी हर तरफ अपना रौब झाड़ रही हैं। मैं जानती हूँ रीमा कि तूने ये क्यों किया, पर कोई बात नहीं। तूने मुझे कभी अपनी बहन या जेठानी नहीं समझा, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन समझा है। इस तरह शीला रीमा को माफ कर देती है और रीमा भी वादा करती है कि वो कभी भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। मीरा को शादी से पहले ये बात अतुल ने बता दी थी कि उसकी बड़ी बहन सरोज तलाकशुदा है और छोटी बहन अंजू वहीं शहर में ही पिछले साल ब्याह कर गई है। सब कुछ अतुल ने मीरा को बता दिया था। मीरा और अतुल की लव मैरिज थी, इसलिए मीरा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर अब शादी के बाद उसे ससुराल वालों की सच्चाई पता चली। मीरा, ये कैसी चाय बनाई है? हमारे घर में इतने पतले दूध की कोई चाय नहीं पीता। दीदी, हमारे घर में तो ऐसी ही चाय बनती है, आप मुझे एक बार बनाकर दिखा दो, उसके बाद मैं वैसी ही बना दिया करूंगी। शर्म नहीं आती ऐसी बातें कहते हुए? तुम्हारे घर में ऐसे ही संस्कार दिए गए हैं कि बड़ी ननद पर हुक्म चलाओ कि मैं चाय बनाऊं। तुम किस लिए आई हो इस घर में? क्या हुआ सरोज, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? माँ, मैंने मीरा से कहा कि हमारे घर में पतली चाय कोई नहीं पीता। मुझे कहती है, मुझे दीदी आप ही बनानी सिखा दो। अब बताओ माँ, क्या हम इसे सिखाएंगे कि घर के काम कैसे होते हैं? बहुत गलत बात है बहू, ऐसे बड़ी नंदों से बात नहीं करते। सरोज अगर कुछ सिखा रही है तो सीखो।
माँ जी वही तो मैं दीदी को बोल रही थी कि आप बता दो एक बार, मैं सीख जाऊंगी तो वैसे ही बना लूंगी। हाँ ठीक है, शाम को बता दूंगी। मीरा का चेहरा उदास हो गया। उसकी सास से ज्यादा उसकी ननद सरोज खड़ूस थी। वो मीरा को हर बात में टोका करती थी। खाना बनाते समय हो या फिर कपड़ों की बात हो, हर समय मीरा के सिर पर खड़ी रहती थी। यहाँ तक कि मीरा कहाँ जाएगी कहाँ नहीं ये भी सरोज ही तय करती थी। मीरा, जो मूवी तुम बोल रही थी उसकी 2 टिकट मिल रही है, कर दूं क्या? हाँ कर दो। मेरी सहेली बोल रही थी बहुत अच्छी पिक्चर है। मैं जल्दी से घर का काम कर लेती हूँ, आप शाम का 6 बजे का शो बुक कर दो। क्या बुक करवा रही हो मीरा? कहाँ जाना है? वो दीदी मैं और अतुल जी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। नई मूवी आई है ना वही। कोई जरूरत नहीं है पिक्चर देखने जाने की, फालतू का समय बर्बाद करने वाली बात है। शाम को तुम मेरे और माँ के साथ कीर्तन में चलो, वहाँ मंदिर में तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी नई नवेली दुल्हन हो, मंदिर में सब औरतें तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। सरोज ठीक कह रही है मीरा, तुम्हें हमारे साथ शाम को कीर्तन में चलना चाहिए। मंदिर में बहुत भीड़ रहती है आज के दिन, और सरोज तो भजन भी गाती है, तो उसे भजन गाते हुए देखना बहुत आनंद आएगा। मीरा अतुल की तरफ देखने लगी। अतुल कुछ बोल नहीं पाया। शाम को मीरा अपनी सास और ननद के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बहुत सुंदर कढ़ाई वाला सूट पहना था, पर सरोज ने वो सूट उतरवा दिया। माँ मुझे तो नहीं लगता कि ये सूट अच्छा लग रहा है, थोड़ी भारी बनारसी साड़ी पहननी चाहिए मीरा को। पहली बार हमारे साथ मंदिर जा रही है, और भी घरों की औरतें देखेंगी कि हमारे घर की बहू ने इतने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, तो सब बातें बनाएंगी। तो वो वाली साड़ी पहन लो बहू, जो मैंने तुम्हें कल दी थी। साथ में भारी जेवर भी पहन लेना। पर दीदी मैंने सूट के साथ का मेकअप कर लिया है, सब चेंज करना पड़ेगा, और बाहर बहुत गर्मी है, इतनी भारी साड़ी। मीरा, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया है, हमारे आगे मत बोला करो, जैसा हम कहते हैं वैसा ही किया करो। लेकिन तुम अभी भी अपनी आदत नहीं सुधार रही हो, हमेशा आगे बोलती हो। मीरा को पहली बार थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। मीरा, तुम कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? दीदी बोल रही है कि साड़ी पहनो। उन्हें मेरी कोई भी चीज ठीक कहाँ लगती है। जब से शादी होकर आई हूँ मेरे पीछे पड़ी रहती है दीदी। मीरा, मैं बात करूँ दीदी से जाकर? अभी अतुल बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से अपनी छोटी बहन अंजू की आवाज सुनाई देती है। अंजू की आवाज आ रही है, लगता है अंजू आई है। सीख जाएंगी, हम है ना, इन्हें सिखा देंगे। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, अगले 1 महीने तक मैं यहीं रहूंगी। वो क्या है ना, संदीप जी मम्मी पापा के साथ गाँव जा रहे हैं। उनके कोई रिलेटिव है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी उनको कुछ जमीनों का भी काम है। मेरा मन नहीं था गाँव जाने का, इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। आप तीनों 1 महीना गाँव रुकाओ। वैसे आप सबको तो कोई परेशानी नहीं है अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो। अंजू, ये तेरा अपना घर है, कैसी बातें कर रही है? सरोज ठीक कह रही है अंजू, ये तेरा मायका है, यहाँ पर तू जब तक चाहे तब तक रुक सकती है। मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी मायके आई है। दोनों बहनें मिलकर रहो अपनी भाभी के साथ। एक ननद कम थी क्या जो दूसरी भी आ गई? अब दोनों मिलकर मेरा दिमाग खराब करेंगी। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर है। मैं इन दोनों के बीच चक्की में गेहूं की तरह बिल्कुल नहीं पिसने वाली। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आवाज भी उठा दूंगी। मीरा की दोनों नंदों ने उसकी जिंदगी में तूफान मचा रखा था। मीरा के भतीजे का पहला जन्मदिन था। मीरा जन्मदिन पर जाने की तैयारियां कर रही थी। इतने महंगे ऑटोमेटिक खिलौना कार खरीदने की क्या जरूरत थी भतीजे के लिए? 2 जोड़ी सस्ते कपड़े खरीद लो। और क्या फालतू के खर्चे करने की इतनी क्या जरूरत है भाभी? अब मुझे ही देख लो, मैं यहाँ आई हूँ। मैंने अपने ससुराल वालों का बिल्कुल भी खर्चा नहीं करवाया, बस यहाँ रह रही हूँ। मीरा, कुछ और खरीद लो, इतनी महंगी कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं, कोई सस्ता सा खिलौना खरीद लेना। मीरा चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। शाम को उसके भतीजे का जन्मदिन था और वो गिफ्ट में देने के लिए कार खरीद लाई। उसकी दोनों नंदे सरोज और अंजू उस पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। मीरा, हमने तुम्हें मना किया था ना फालतू खर्च मत करो, और फिर भी तुम कार खरीद कर ले आई। इनका क्या जा रहा है दीदी, कमा तो हमारा भाई रहा है ना, ये तो बस उजाड़ रही है हमारे भाई के पैसे। मीरा का गुस्सा फूट पड़ा और वो चिल्लाई, बस और एक शब्द भी बोला ना आप दोनों ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कार मैंने अपने पैसों से खरीदी है, मेरे पास पैसे जुड़े हुए थे। आप दोनों को मुझसे परेशानी क्या है? अरे दिक्कत है क्या? मुझे एक बार बताओ तो सही। दोनों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मैंने सोच लिया कि आप दोनों मुझे यहाँ जीने नहीं देंगी, इसलिए मैं मायके जा रही हूँ, दोबारा कभी न लौटने के लिए। मीरा की बात सुनकर उसकी सास घबरा गई। इतनी सी बात पर इतना नाराज नहीं होते बहू। सरोज, अंजू, आज के बाद मेरी बहू को तंग करने की कोई जरूरत नहीं। अंजू, तुम यहाँ मेहमान बनकर आई हो, इसलिए जितने दिन भी रहोगी ठीक से रहोगी। अंजू को फटकार पड़ती देख सरोज थोड़ा घबरा गई।
उसे पता था कि उसका तलाक हो चुका है और उसके पास यहाँ रहने के सिवाय कोई दूसरा घर नहीं, इसलिए उसने अपनी जुबान पर लगाम लगाना ही ठीक समझा। मीरा की कोशिश ने उसकी दोनों नंदों को सुधार दिया। उस दिन के बाद सरोज और अंजू दोनों ने मीरा को फालतू बोलना छोड़ दिया। सास ने भी अब मीरा की तरफदारी करना और उसे प्यार से रखना शुरू कर दिया। मीरा बस इतना चाहती थी कि उसकी दोनों नंदे उसे परेशान न करें, बस प्यार से मिलजुल कर रहें। यही बात समझाने के लिए मीरा को थोड़ा सख्त बनना पड़ा और इसका फायदा भी हुआ। उसकी दोनों नंदे हमेशा के लिए सीधे रास्ते पर आ गईं।